स्टूडेंट, अब हम लोग एक प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं और बोर्ड पर एक प्रॉब्लम को देखने से आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक स्टील प्लेट को जिगजैग रिवेटिंग करके एक टेंशन मेंबर बनाया गया है और उस टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे और जो कैलकुलेट करना है उसके बारे में कंप्लीट रूप में एनालिसिस करेंगे, फुल डिस्कशन होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ना और जो डाटा गिवन है उसको लिखते जाते हैं। ठीक है, हाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको गिवन है साइज ऑफ प्लेट इज 150 mm इंटू 12 mm। कहने का मतलब जिस प्लेट का यूज किया गया टेंशन मेंबर बनाने में उस प्लेट की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 150 mm है और उस प्लेट की मोटाई यानी थिकनेस 12 mm है। ठीक है, तो जो डाटा गिवन है उसको पहले लिखते जाओ। तो सॉल्यूशन लिखिए, गिवन लिखिए और साइज ऑफ प्लेट लिख दीजिए 150 mm इंटू 12 mm। इसका मतलब बी की वैल्यू 150 हुआ यानी विड्थ यानी चौड़ाई की वैल्यू 150 mm हुआ और टी यानी थिकनेस की वैल्यू हुआ 12 mm। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा तो डायामीटर ऑफ रिविट इज 22 mm दिया हुआ है। इसका मतलब जो यहाँ पे रिविट यूज किया गया कनेक्शन करने के लिए उस रिविट का नॉमिनल डायामीटर 22 mm है। तो ज़रा बताइए कि नॉमिनल डायामीटर 22 mm है तो क्या डायामीटर ऑफ होल नहीं निकाल पाओगे? सर आसानी से निकल जाएगा। अगर 25 mm से अगर छोटा रहेगा तो 1.5 जोड़ देंगे, अगर 25 mm से बड़ा रहेगा तो हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट आपको गिवन है 22 mm। तो उसके हेल्प से डायामीटर ऑफ रिविटेड होल या ग्रोस डायामीटर जो निकाल लेंगे, 22 में 1.5 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 23, यानी डायामीटर ऑफ होल पता चल गया। ठीक, हाँ आगे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। इस टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। आगे कह रहा है एज सोन इन फिगर, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो बताइए कि सिग्मा 80 की वैल्यू 150 हो जाएगा कि नहीं? सर ये कैसे लिख दिए? तो जब गिवन नहीं रहता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.6 इंटू FY से। FY क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील है, यानी 0.6 इंटू 250 है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा आपको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं क्या? 150 एम्पियर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आप कैलकुलेट कर लिए होंगे और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखा दिया जाता है और नहीं तो आपको क्वेश्चंस में मेंशन रहता है। ठीक है, हाँ देखिए अब आप क्या करोगे कि इस टेंशन मेंबर में आप सोचना चालू करोगे। ठीक है ना, कि अगर ये टेंशन मेंबर है तो इसमें जो लोड आ रहा होगा वो टेंसाइल लोड आ रहा होगा और टेंसाइल लोड आ रहा होगा तो ये इधर खींचना चाह रहा होगा, तो खींचना चाह रहा होगा तो ये प्लेट कहाँ कहाँ से फट सकता है, कहाँ कहाँ से टूट सकता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में खुद से सोचना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले तो इसको नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहला आप ये सोचिएगा कि इधर से आप लोड लग रहा है, इधर से अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो प्लेट हो सकता है कि यहाँ से फट जाए और जॉइंट फेल हो जाए। दूसरी स्थिति ये हो सकता है कि प्लेट यहाँ से ऐसे 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 फट जाए। तीसरी स्थिति ये हो जाए कि यहाँ से ऐसे ऐसे फट जाए। ठीक है ना, हाँ पहला स्थिति तो आपको समझ आया कि हो सकता है कि 1 2 3 यानी इस सेक्शन के अलोंग फट जाए। दूसरी स्थिति ऐसा हो सकता है कि 4 5 2 3 यानी आपकी प्लेट ऐसे 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 फट जाए। तीसरी स्थिति ऐसा हो सकता है कि 4 5 2 6 7 यानी आपकी प्लेट ऐसे 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 फट जाए।
ठीक है ना। स्थिति और हो सकती है, हो सकता है कि प्लेट ऐसे ऐसे भी फट सकता है, यानी इसको बोल दिया जाए 4, 5, 6 और 7, यानी ऐसे भी फट सकता है। ठीक है ना। हाँ, बड़े आसानी से सोचो कि हो सकता है कि प्लेट आपको 1, 2, 3 सेक्शन के लॉन्ग फेल कर जाए। हो सकता है कि आपकी प्लेट 4, 5, 2, 3 के लॉन्ग फेल कर जाए, 4, 5, 2, 3 के लॉन्ग फेल कर जाए। हो सकता है कि आपकी प्लेट 4, 5, 2, 6, 7, यानी 4, 5, 2, 6, 7 ऐसे फेल कर जाए। हो सकता है कि आपकी प्लेट 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 ऐसे फेल कर जाए। ठीक है ना। तो ये 4 तरह के आपकी पॉसिबिलिटी मिला कि प्लेट हो सकता है कि ऐसे फेल करे, प्लेट हो सकता है कि ऐसे फेल करे, प्लेट हो सकता है कि ऐसे फेल करे, प्लेट हो सकता है कि ऐसे फेल करे। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से पहले फेल करेगा, तो जहाँ से सबसे कम नेट एरिया होगा। कैसे, तो थोड़ा याद करिए, स्ट्रेंथ बराबर हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेंथ बराबर पढ़े थे सिग्मा 80 इंटू ए नेट, यानी ये तो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए 150। इसका मतलब स्ट्रेंथ जो होगा यानी P की वैल्यू डिपेंड करेगा ए नेट पर, यानी जिसका ए नेट ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, और स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंसाइल लोड को सह पाएगा। इसका मतलब हम लोग ये देखेंगे कि इस टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगा, तो मिनिमम स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे सबसे कम एरिया होगा वहाँ पे उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होगा, और वहीं से सबसे पहले टेंशन मेंबर फेल करेगा। ठीक है। तो आइए हर एक स्टेप को स्ट्रेंथ नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा, आप नेट सेक्शनल एरिया से भी पता लगा सकते हैं कि प्लेट यानी टेंशन मेंबर सबसे पहले कहाँ से फेल करेगा। तो सबसे पहला काम करो, नेट सेक्शनल एरिया सब जगह से निकालना चालू करो। तो बताओ, अब निकालो तो नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1, 2 और 3 पर। ठीक है ना। यानी ए नेट इसके लिए कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिए ए नेट, बोलिए। तो बताओ इसका ए नेट, नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले पूरा एरिया निकालते थे B इंटू टी करके। तो देखो B इंटू टी कर दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद इस सेक्शन में कितना रिविट आ रहा था, कितना रिविट होल आ रहा था, उस रिविट होल के एरिया को घटाते थे दूसरा में। ठीक है ना। तो माइनस लिखते थे डी नॉट इंटू टी, जैगो रिविट होल आ रहा है तैगो घटाते थे, यहाँ पे एगो आ रहा है इसलिए एगो घटाएं। उसके बाद तिरछा लाइन देखते थे, तो यहाँ पे तिरछा लाइन नहीं है, इसका मतलब इतना ही हो जाएगा नेट सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1, 2, 3 पर। ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू 150 और T की वैल्यू 12 और 1 इंटू डी नॉट की वैल्यू आ जाएगा 23.5 और T की वैल्यू आ जाएगा 12। इतना का कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आ जाएगा 15-18 mm²। ठीक है ना। तो नेट सेक्शनल एरिया ए नेट जो आपको मिला वो 1, 2, 3, यानी इस सेक्शन पर आपको इतना ए नेट मिला। ठीक है ना। इसी तरह से हम सारे सेक्शन पर चेक करेंगे। अब हम लोग ए नेट चेक करते हैं। नेट सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3 इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना। तो बताइए ए नेट बराबर, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि सर टोटल एरिया निकालते हैं B इंटू टी करके। तो चलो बताओ B इंटू टी पहले लिख दीजिए
उसके बाद देखते हैं कि जिस सेक्शन का एरिया निकाल रहे हैं उसमें कितना रिविट होल आ रहा है। जितना रिविट होल आ रहा है ना, उस रिविट होल का एरिया को घटा देते हैं। चलो माइनस 2 गो रिविट होल आ रहा है तो -2 इंटू, चलो बताओ D0 इंटू टी। और का चीज है, उसके बाद देखते थे कै गो तिरछा लाइन है। हर एक तिरछी लाइन के लिए S² बट्टा 4g, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे S² बट्टा 4g, ठीक है ना। हाँ चलिए बताइए, यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ चलिए यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, तो सर b की वैल्यू सर 150 है। अच्छा सर t की वैल्यू कितना है, तो सर t की वैल्यू 12 है। -2 इंटू D0 की वैल्यू कितना है, तो सर D0 की वैल्यू 23.5 है यानी, और t की वैल्यू कितना है सर, तो सर t की वैल्यू आपको 12 है। प्लस s की वैल्यू कितना है, तो देखिए तो यहाँ पे s की वैल्यू आपको कितना है, तो सर 50 है। सर s की वैल्यू कितना है 50 और g की वैल्यू कितना है 37.5। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख दीजिए कि s की वैल्यू, s यानी स्टैगर्ड पिच, यहाँ पे लिखना पड़ेगा STAGGERED स्टैगर्ड पिच। देखिए दोनों स्थिति में स्टैगर्ड पिच क्या है, यहाँ पे भी बराबर है और यहाँ पे भी बराबर है। तो दोनों स्थिति में स्टैगर्ड पिच यानी s की वैल्यू 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 mm। और आपको गेज की वैल्यू भी दोनों स्थिति में 37.5 है। इसका मतलब g की वैल्यू आपको 37.5 गिवन है, ठीक है ना। हाँ तो ज़रा बताइए कि यहाँ पे s की वैल्यू कितना होगा, तो सर 50 के स्क्वायर बट्टा 4 इंटू, दिखाई नहीं पड़ रहा है, यस सर, 4 इंटू g1 की वैल्यू कितना है 37.5 और इंटू t की वैल्यू कितना है 12, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको आ जाएगा ए नेट यानी नेट सेक्शनल एरिया एट सेक्शन कहाँ 4, 5, 2, 3 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी हम पॉज करते हैं और कैलकुलेट करके इसको देखिए। कैलकुलेशन करने के बाद आया 1436 mm स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ चलिए 2 सेक्शन पर हम लोग एरिया निकाल लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि हमारा जगह पूरा मिल जाएगा, ठीक। हाँ क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेट सेक्शनल एरिया एट सेक्शन कहाँ देख रहे हैं 4, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 5, 2, 6, 7, ठीक है ना। हाँ यानी ए नेट निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला काम वही करो कि पूरा चौड़ाई का एरिया निकाल लो। तो चलो बताओ 150 ऐसे लिखो, b इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि जिस सेक्शन में आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो उस सेक्शन में कितना रिविट है, जितना रिविट होल है उसको एरिया को घटा दो। तो बताओ इस सेक्शन में 1, 2, 3 रिविट होल है तो करेंगे 3 इंटू D0 इंटू टी। उसके बाद बताए थे हर एक तिरछी लाइन के लिए S² बट्टा 4g, हर एक तिरछी लाइन के लिए S² बट्टा 4g। यहाँ पे एगो तिरछी लाइन था इसीलिए S² बट्टा 4g एगो, यहाँ पे 2 गो तिरछी लाइन है इसीलिए S² बट्टा 4g प्लस S² बट्टा 4g करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे S² बट्टा 4g प्लस S² बट्टा
4G। अच्छा, दोनों S1 S2 काहे नहीं लिखे? काहे कि दोनों बराबर है। G1 G2 काहे नहीं लिखे? काहे कि दोनों क्या है? बराबर है। देखिए दोनों बराबर है, यहाँ पे दोनों बराबर है। गलती से समझ लेता है बच्चा लोग क्या कि सर एगो पिच 50 है, एगो पिच 70 है, जबकि ये पिच नहीं दिया हुआ। पिच यहाँ 50 है, पिच यहाँ 50 है, ये बीच में गैपिंग वाला है। ठीक, हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे और इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पहले डाटा को लिख दो 150 × 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे टी न करोगे, गुणा ना एरिया निकलेगा। यस सर, चलो ऐसे भी कर सकते हो, सब में से टी कॉमन भी निकाल सकते हो। तो सब में से टी कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा b -3 × d0 -s² / 4g प्लस s² / 4g। ठीक है ना। हाँ, इसको कैलकुलेट करिए, पहले वैल्यू पुट कर दीजिए 12 और आपको यहाँ से 150 b की वैल्यू हो जाएगा, 3 × d0 की वैल्यू आ गया 23.5 प्लस s की वैल्यू है 50 के स्क्वायर बट्टा 4 × 37.5 प्लस 50 के स्क्वायर बट्टा 4 × 37.5। ठीक है ना। इतना के जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट आएगा जिसको हम कैलकुलेट करके देखिए। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया ए नेट की वैल्यू कहाँ पे? तो एट सेक्शन कहाँ पे? तो 4, 5, 2, 6 पर आया कितना? 1354 mm² आया। ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ पे इस सेक्शन पर ए नेट की वैल्यू इतना आया और इस सेक्शन पर ए नेट की वैल्यू इतना आया और इस सेक्शन पर ए नेट की वैल्यू हमारा कितना आया? इतना आया। एक सेक्शन पर हम लोग ए नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि सर 4, 5, 6, 7 पर अगर ए नेट निकालें तो सबसे मिनिमम एरिया आएगा, लेकिन क्या होता है कि 4, 5, 6, 7 से कभी भी सेक्शन फेल नहीं करेगा। इसके पीछे की रीज़न ये है कि ए नेट तो कम आता है और स्ट्रेंथ ए नेट से निकालेंगे तो भी कम आएगा, लेकिन क्या होता है कि इसके आगे एक रिविट लगा हुआ है, उस रिविट के वजह से इसका फाइनली स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इसीलिए जब कभी भी कोई सेक्शन के आगे अगर कोई रिविट लगा हुआ होगा तो उसकी रिविट की स्ट्रेंथ यानी रिविट वैल्यू जुट जाता है। इसीलिए कभी भी इस सेक्शन से फेल नहीं करेगा। तो हम लोग इस सेक्शन के अलोंग हम लोग कभी भी ए नेट कैलकुलेट करने के लिए सोचेंगे ही नहीं। और हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये तीनों में से जो सबसे मिनिमम एरिया होगा वही सेक्शन के अलोंग क्या करेगा? फेल करेगा। और वही सेक्शन आपको होगा क्रिटिकल सेक्शन। क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन या फेल्यूर सेक्शन। तो चलिए बताइए कि फेल्यूर सेक्शन कौन होगा? फेल्यूर सेक्शन कौन होगा? तो जिसका एरिया मिनिमम होगा। तो बताइए एरिया मिनिमम किसका होगा? इसका है कि इसका है कि इसका है? तो सर यहाँ पे मिनिमम एरिया आपको हो गया वो सेक्शन फेल्यूर सेक्शन हो जाएगा 4, 5, 2, 6 और 7 आपको हो गया फेल्यूर सेक्शन। तो बताओ स्ट्रेंथ ऑफ फेल्यूर सेक्शन कितना हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ फेल्यूर सेक्शन यानी स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 4, 5, 2, 6, 7 कितना हो जाएगा? सिग्मा 80 × ए नेट। ठीक है ना। हाँ, चलिए बताइए सिग्मा 80 की वैल्यू कितना है? तो सर 150 कितना हो गया? 150 × ए नेट की वैल्यू कितना है? तो सर ए नेट की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है फेल्यूर सेक्शन का नेट एरिया लेना है। तो बताओ फेल्यूर सेक्शन का नेट एरिया कितना है? तो सर 1354 mm है। इसका मतलब 1354 आपको ए नेट की वैल्यू हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे आपको आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद आया
203 100 न्यूटन ऐसा आया। इसको अगर किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 203 100 इतना न्यूटन, किलो न्यूटन हो जाएगा, इतना पॉइंट इतना किलो न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे, यानी ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम सेफ स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम सेफ स्ट्रेंथ, मैक्सिमम सेफ स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, पूरा बढ़िया से लिख देते हैं, लिखेंगे मैक्सिमम सेफ स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है ना, इतना किलोमीटर। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। एग्जाम में सारा एरिया को कैलकुलेट नहीं करोगे, एक टेक्निक है, क्वेश्चन बनाते बनाते समझ आएगा। जिस सेक्शन में ज़्यादा आपको तिरछी लाइन मिलेगा ना, वही सेक्शन से जल्दी फेल करेगा और वही सेक्शन से नेट सेक्शनल एरिया भी सबसे कम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जहाँ कहीं भी जिस सेक्शन पर सबसे कम सेक्शनल एरिया आ रहा है, वहाँ से आपकी मेंबर पहले फेल करेगा, यानी वही हो जाएगा आपको स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे कम सेक्शनल एरिया जहाँ पे 2 गो तिरछा लाइन था वहाँ पे आया, ठीक। तो उम्मीद है इतना बात समझ आया। अभी एक होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क को आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे और उसकी सॉल्यूशन अगले लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। आज की क्लास इतना ही।